हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निशा एक बहुत ही कामकाजी लड़की थी। निशा को घर का सारा काम आता था। वो सभी कामों को अच्छे से संभाल लेती थी। निशा अपने पति अमित और सास राधिका के साथ रहती है, लेकिन राधिका को हमेशा से ही बियर पीने की बहुत गंदी आदत थी। अपने पति के साथ शौक में पीने वाली राधिका अब उनके जाने के बाद रोज ही छुप छुप कर पीने लगी थी। राधिका अपने बियर पीने की आदत को घर में किसी को नहीं पता चलने देती थी। ऐसे ही एक दिन राधिका की बियर की बोतल निशा के हाथ में आ जाती है और वो अमित और राधिका से पूछती है, ये देखिए, ये कौन लेकर आया है घर में? ये किसने पीना शुरू कर दिया? छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। आप दोनों मुझसे क्या पूछ रहे हो? जी नहीं, मैं ये सब नहीं पीती, और अगर पीती तो फिर मैं ये बोतल लाकर आपको क्यों दिखाती? हाँ, बहू की बात बिल्कुल सही है। जब कोई पीता ही नहीं है तो बोतल घर में कैसे आई? मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तो ये सब देखता भी नहीं हूँ। ठीक है बहू, ये बोतल बाहर फेंक दे। बाहर वाला ही कोई गलती से ले आया होगा। ठीक है। राधिका अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलकर चली जाती है, लेकिन निशा जब बियर की बोतल बाहर फेंकने जाती है तो थोड़ी सी उसमें से पी लेती है, लेकिन उसे उसका टेस्ट बहुत गंदा लगता है और वो उसी समय उसे फेंक देती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है और फिर एक दिन राधिका कोल्ड ड्रिंक में बियर मिलाकर पी रही होती है और अचानक से निशा को आता देखकर उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को टेबल पर छोड़कर कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ निशा कोल्ड ड्रिंक की बोतल को देखकर बोलती है, अरे ये कोल्ड ड्रिंक कौन लेकर आया? चलो कोई भी लाया, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी सी मैं भी पी लेती हूँ। धीरे धीरे निशा सारी कोल्ड ड्रिंक पी जाती है और उसे नशा हो जाता है और वो नशे में राधिका के पास जाकर बोलने लगती है, माँ जी, कोल्ड ड्रिंक कितने मस्त लग रही है ना। नाश हो तेरा, मेरी सारी बियर पी गई। बियर? मैंने कोई बियर नहीं पी, वो जो कोल्ड ड्रिंक थी ना वही पी। हाँ, उसमें बियर ही थी। इतनी महंगी बियर लाई थी और तू सारी गटक गई। क्या आप भी ना, बियर ही तो है, इतनी अच्छी लग रही है, मुझे और पीनी है। नास पिटी, तूने मेरी 1 महीने में 2 बोतल खराब कर दी। नहीं, मैंने तो ये कोल्ड ड्रिंक वाली पी थी। हाँ, उस दिन जो बोतल तूने फेंकी थी उसको भूल गई क्या तू? मतलब कि वो वाली बियर की बोतल भी आपकी थी? अब क्या फायदा, अब तो गई ना मेरी बियर। मुझे चक्कर आ रहे हैं। निशा बियर के नशे में धुत होकर सो जाती है और जब उसे होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता। लेकिन तभी उसके होश में आते ही राधिका उसके पास आकर उस पर चिल्लाते हुए कहती है, उठ गई महारानी, मतलब उस दिन तू ही वो बोतल घर में लाई थी। क्या बोल रही हो माँ जी? कौन सी बोतल? मैं कोई बोतल नहीं लाई। अरे मुझे तो पता तक नहीं है वो बोतल मिलती कहाँ से है। हाँ, बिना पता हुए कल इतने नशे में झूम रही थी। मैंने तो बस कोल्ड ड्रिंक पी थी, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ याद नहीं। कोल्ड ड्रिंक में ही इतना झूम रही थी, पागल मत बना, कल तेरी सारी हरकत पता चल गई। राधिका अपनी बात छुपाकर सारा इल्जाम निशा पर डाल देती है। बेचारी निशा को तो कुछ समझ नहीं आता। ऐसे ही कुछ दिन बाद दोबारा से राधिका अपने कमरे में आराम से बैठकर बियर पी रही होती है, लेकिन तभी अचानक से कमरे में निशा आ जाती है और उसे बियर पीते हुए देख लेती है और कहती है, मतलब माँ जी बियर आप खुद पीती हो और नाम मुझ पर डाल देती हो? अरे बहू नहीं नहीं, मैं कहाँ बियर पीती हूँ। ये तो उस दिन जो तू पी रही थी वही बच गई थी, तो वो तो मैं बस पीकर देख रही थी। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने सब देख लिया है। क्या देख लिया? तू खुद बियर पीती है और नाम मेरे ऊपर डाल रही है। सासू माँ, आप जो झूठ बोल रही है ना कि उस दिन कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, तो मैं आपको बता देती हूँ, उस दिन कोल्ड ड्रिंक सारी खत्म हो गई थी, तो उस दिन वाली कोल्ड ड्रिंक कैसे हो सकती है? वो तो कोल्ड ड्रिंक थी, लेकिन ये बियर है। क्या बहू, मैं तो बस इसलिए बियर पी रही थी क्योंकि मुझे खांसी हो रही थी बहुत दिनों से। कोई बात नहीं, मैं अमित जी को बता दूंगी, फिर वो आपकी खांसी की दवाई ले आएंगे। बहू, इतनी सी बात के लिए अमित को क्यों परेशान करना? ये बात हम दोनों के बीच ही रहने देते हैं ना। ठीक है, मैं आपकी बात मान लूं, लेकिन
बदले में मुझे क्या मिलेगा? बताना क्या चाहिए तुझे, वही मिल जाएगा। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम 2-2 पैक एक साथ पी ले। मतलब तू अब मेरे साथ बैठकर बियर पिएगी? हाँ बिल्कुल। अगर आपको कोई परेशानी हुई तो मैं अमित जी को खांसी वाली बात बता दूंगी। अब मैंने कब बोला मुझे परेशानी है? मैं तो ये बोल रही हूँ मजा आएगा ना, हम दोनों साथ में बैठकर पियेंगे। ठीक है माँ जी, हो जाए फिर 2-2 पैक। हाँ हाँ क्यों नहीं, होनी ही चाहिए। दोनों सास बहू अब साथ में बैठकर बियर पीने लग गई। दोनों को ही अब रोज बियर पीने की आदत हो गई थी। अमित के काम पर जाने के बाद पूरा दिन दोनों सास बहू बियर के नशे में धुत रहती। ऐसे ही दोनों एक दिन जब बियर के नशे में धुत थी, तभी उनकी पड़ोसन शांता उनके घर आ गई और घंटी बजाने लगी। निशा किसी तरह गिरते पड़ते गेट खोलती है, जहाँ शांता उसको देखकर बोलती है, निशा बेटा थोड़ी चीनी मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब देखो तब के तब कुछ ना कुछ मांगने आ जाती है। भिखारिन कहेंगी, ये हमारा घर है, सरकार का मुफ्त का राशन का कोटा नहीं। तभी वहाँ राधिका भी नशे में झूमती हुई आती है, जिसे देखकर शांता कहती है, अरे नालायक, ये कैसी बातें कर रही है? राधिका देख रही है ना अपनी बहू को, कैसे अनाप शनाप बक रही है। अरे ओ बुढ़िया, तो मेरी बहू को कैसे बोल रही है? सही तो बोल रही है वो। तुम लोग रोज मेरे गेट पर टंगे रहते हो, यहाँ क्या मैंने समाज सेवा केंद्र खोला है? कभी चीनी दे दूं, कभी दूध दे दूं, कभी चाय पत्ती दे दूं। अरे ओ पड़ोसन, आ घर के अंदर आ, तुझे चीनी चाय पत्ते सब दूंगी। खड़ी क्यों है बाहर? सुना नहीं मेरी बहू ने क्या कहा? चल अब घर में आ। अरे तुम दोनों सास बहू ने पी ली है क्या? किसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। अरे बंटी आओ ना, आज आपको नाश्ता करवा कर ही भेजेंगे। ना बाबा ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना ही घर के अंदर आना है, मैं तो चली। आंटी रुको, चीनी तो ले जाओ। चल बहू, बाहर चलकर लोगों को परेशान करते हैं। हाँ माँ जी, मजा आ गया। दोनों नशे में बहुत उल्टी सीधी हरकत करती है और शांता को भगा देती है। साथ ही बाहर जाकर लोगों को परेशान करती है और पूरे दिन कुछ न कुछ इसी तरह किसी न किसी को तंग करती है। शांता दोनों की वीडियो बना लेती है और इतने ड्रामे करने के बाद दोनों सास बहू जाकर घर में एक ही कमरे में सो जाती है। शाम को अमित घर वापस आता है तो घर का हाल बेहाल देखकर निशा और राधिका को बुलाने लगता है, लेकिन इतनी देर में शांता आकर अमित को सब बता देती है और वो वीडियो भी दिखाती है। अपनी माँ और पत्नी को ऐसे नशे में झूमता देखकर अमित को बहुत गुस्सा आता है और वो कमरे में जाता है और दोनों को उठाकर होश में लाकर बोलता है, ये क्या, आप दोनों इतनी बियर पीकर तमाशा कर रही थी? पूरे मोहल्ले में बदनामी करा रखी है। नहीं तो, हमने तो कुछ नहीं किया। हाँ बहू सही बोल रही है, हम बियर जैसी गंदी चीज को नहीं पीते, न ही हाथ लगाते हैं। अच्छा, नशा उतर गया मतलब? हाँ उतर गया। अरे नहीं, बहू का मतलब था कि जब कुछ किया ही नहीं तो नशा उतरा ही रहेगा ना। और ये वीडियो तो देखो और बताना जरा, ये वीडियो में कौन है? हाँ हाँ, मैं यही तो बोल रही थी। दिखा, अभी बताती हूँ कौन है। अरे ये तो बहू है। दिखाओ। अरे हाँ, ये तो मैं और माजे डांस कर रही हैं। और भी हैं वीडियो। आप दोनों ने पूरे मोहल्ले को तंग कर दिया था नशे में, उसकी भी वीडियो है, दिखाऊं? क्या वीडियो है? वो कहाँ से आई? जब आप तमाशा कर रही थी तो शांता आंटी ने बना ली थी। अब बताओगी ये क्या चल रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, माजी ही पीती है, मैंने तो गलती से पी ली थी। गलती से क्या? तूने मुझसे खुद मांगी थी। हाँ, आप तो रोज पैग लगा कर बैठ जाती है, मैंने तो आज ही पी है। मतलब आप दोनों पीते हो और उस दिन मेरा नाम डाल दिया। आपको शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? बेटा माफ कर दे, मेरी वजह से तुझे इतना कुछ सहना पड़ा। माफ कर दीजिए, मैंने शौक में पी ली थी, लेकिन अब नहीं पीऊंगी। हाँ बेटा, कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगी। पूरे मोहल्ले में बदनामी होने के बाद दोनों को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और दोनों सबसे माफी भी मांगती हैं और अमित से वादा करती हैं कि आगे से कभी नहीं पिएंगी और अमित भी दोनों को माफ कर देता है। दोनों अपनी गलती को सुधार लेती है और फिर आगे से कभी बियर को हाथ तक नहीं लगाती। जानवी सुबह सुबह अपनी ननद निकिता के कमरे में जाती है तो वो देखते हैं कि निकिता पहले से ही सज धज कर तैयार बैठी है
जिसके बाद उसे देखकर जानवी बोलती है, अरे लड़के वालों के आने की इतनी एक्साइटमेंट है तुम्हें कि बिल्कुल टिप टॉप तैयार होकर बैठी हो। हाँ क्या भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मैं बस कपड़े ट्राई करके देख रही थी और कुछ नहीं। सब पता है मुझे। 9 बजे सोकर उठने वाली लड़की आज 1 घंटा पहले ही तैयार होकर बैठी है। भला इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। और वैसे भी तुम्हें उठाने में जो मुझे कष्ट करना पड़ता था ना, वो नहीं करना पड़ा आज। भाभी, मैं सूट में अच्छी तो लग रही हूँ ना, या साड़ी पहन लूं? बताओ ना। अरे शादी के बाद जिंदगी भर तुम्हें साड़ी ही तो पहननी है। सच कहूँ तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। जो भी देखेगा फ्लैट हो जाएगा तुम पर। चलो मैं किचन में जाती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और थोड़ी देर में आदित्य अपनी माँ गायत्री के साथ उनके घर आता है। निकिता उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और सभी बातचीत करके आदित्य और निकिता की शादी तय कर देते हैं। जिसके बाद जानवी किचन से सबके लिए मिठाइयाँ लेकर आती है और सबको देती है। जिसके बाद वो एक लड्डू लेकर आदित्य के पास जाती है और उसे प्यार से देखते हुए बोलती है, मुंह मीठा कीजिए होने वाले नंदोई जी। जी भाभी, मैं लेता हूँ ना मिठाई। अपने हाथ से लेने की क्या जरूरत है? मेरे हाथों में कांटे लगे हैं क्या? इतने प्यार से खिला रही हूँ, खा लीजिए। इतना कहकर वो बहुत ही प्यार से उसे अपने हाथ से मिठाई खिलाती है। और उसका ऐसा बर्ताव देखकर आदित्य को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। और कुछ ही दिनों में आदित्य और निकिता की धूमधाम से शादी हो जाती है। ऐसे ही 6 महीने का समय बीत जाता है और एक दिन निकिता अपनी माँ मालिनी को कॉल करके बोलती है, हेलो माँ, कैसी हो आप? अपनी तबीयत का ख्याल तो रखती हो ना? वो सब छोड़ने की तो ये बता, तू खुश तो है ना अपने ससुराल में? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ और सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन आप सबकी याद बहुत आती है। हाँ तो बेटा, एक बार आजा दामाद जी के साथ, हम भी तुझे देख लेंगे इसी बहाने। ठीक है माँ, मैं आदित्य से बात करती हूँ। अच्छा माँ, अब मैं रखती हूँ। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है और अगले हफ्ते आदित्य के साथ कुछ दिन के लिए अपने मायके आती है। उसी समय जानवी और समीर भी घर लौटते हैं और निकिता आदित्य को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी जानवी अपने मन में बोलती है, जिसका मुझे इंतजार था आखिर वो आ ही गया। इस शर्ट में आदित्य कितना हैंडसम और डैशिंग लग रहा है। कोई इतना अट्रैक्टिव कैसे हो सकता है? जानवी खुद से बातें करते हुए आदित्य की तरफ देख ही रही होती है कि तभी निकिता उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, भाभी, मैं इधर हूँ। आपका ध्यान कहाँ है? इतने दिनों बाद घर आई हूँ और आप मुझसे मिलने की जगह पता नहीं किन ख्यालों में खोई हो। अरे वो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें क्या पता मैंने अपनी निकी को कितना मिस किया। हाँ ये तो है, जब भी खाना खाने बैठती तो यही बोलती थी। निक्की होती तो ये कहती, ऐसे खाती, मेरी तारीफ करती और बहुत कुछ। बस सारी बातें यहीं कर लोगे क्या? अरे दामाद जी कब से खड़े हैं, उन्हें कोई चाय पानी भी पूछेगा या नहीं? अरे नंदोई जी, कितना इंतजार करवाया आपने, पर आखिरकार आप करीब आ ही गए। चलिए अब बैठने का भी कष्ट कीजिए। जी भाभी। जिसके बाद सब आपस में बातें करने लगते हैं और जानवी किचन में जाने लगती है। आदित्य के पास से गुजरते हुए वो उसके हाथ को प्यार से टच करके मुस्कुराती हुई निकल जाती है और आदित्य खुद से बोलता है, ये क्या था? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझ पर लाइन मार रही है? लगा नहीं आदि, ये सच में लाइन मार ही रही है। उस दिन भी तो कैसे प्यार से मिठाई खिला रही थी। नहीं, कुछ भी मत सोच पागल। इतना कहकर वो अपने आप को समझा लेता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन जानवी निकिता के कमरे में जाती है तो देखती है कि निकिता अपनी साड़ियों को अलमारी में लगा रही है। तभी जानवी उसके पास आकर बोलती है, क्या बात है निकी, तुम्हारे पास तो कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, जरा मैं भी तो देखूं। हाँ, क्यों नहीं भाभी, देखिए ना, ये सारी साड़ियाँ आदि ने मुझे दिलवाई हैं, वो भी अपनी पसंद से। क्या बात है, नंदोई जी की पसंद तो बड़ी लाजवाब है। निकी, तुझे बुरा ना लगे तो 1-2 साड़ी मैं ले लूं? भाभी आप भी ना, इसमें पूछने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आपको जो पसंद है आप ले जाइए। वैसे भी इतनी सारी है मेरे पास, ये वाली आप पर खूब जचेगी। इतना कहकर निकिता उसे अपनी कुछ साड़ियाँ दे देती है और जानवी उन्हीं में से एक साड़ी पहनकर किचन में काम करने लगती है कि तभी आदित्य किचन के सामने से जाते हुए
जानवी को पीछे से देखकर निकिता समझता है और दाएं बाएं देखकर उसे पीछे से गले लगाकर बोलता है। यार निकी, जब से यहाँ आई हो मुझे तो तुम भूल ही गई हो। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, मायके में थोड़ा ध्यान मेरा भी रख लो। चलो ना, आज हम डिनर करने बाहर चलते हैं, क्या कहती हो? आइडिया तो बहुत अच्छा है नंदोई जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये सुनकर वो झटके से पीछे हटते हुए बोलता है। भाभी आप, मैं आपको निकी समझ बैठा, सॉरी। क्या आप भी सॉरी क्यों बोल रहे हैं? अरे मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, और वैसे भी आप गलती से ही सही, लेकिन मेरे करीब तो आए। जानवी बोल ही रही होती है कि तभी निकिता वहाँ आती है और बोलती है। क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है? आदि क्या हुआ, आपको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? किचन में ज्यादा गर्मी लग रही है क्या आपको? नहीं नहीं, पसीने तो इन्हें डर के मारे आ रहे हैं। हे भगवान, अभी जो मैंने अनजाने में किया कहीं ये निकी को ना बता दे। अगर ऐसा हुआ तो निकी मुझे ही गलत समझेगी। अरे वो आज मैंने तुम्हारी साड़ी पहन ली थी ना, तो इसी चक्कर में नंदोई जी को धोखा हो गया। मैं किचन में काम कर रही थी तो ये पीछे से आ गए। ये मुझे तुम्हें समझ के गले ही लगा लेते, वो तो मैं अचानक से पीछे मुड़ गई। अच्छा, इतनी सी बात। आदि आपकी जगह कोई और भी होता ना तो उसे भी धोखा हो जाता। आप कमरे में जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इसके बाद आदित्य वहाँ से जाने लगता है और जानवी उसे मुस्कुराकर देखती रहती है। और रात को जब सब खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं तो आदित्य निकिता से बोलता है। निकी, मैं तुमसे कुछ कहूँ तो तुम मेरी बातों पर यकीन तो करोगी ना? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपका यकीन नहीं करूँगी तो किसका करूँगी? हाँ निकी, मुझे लगता है कि तुम्हारी भाभी मुझ पर लाइन मारती है। मतलब उनके मुझे अजीब तरह से देखने से और बिहेवियर से मुझे ऐसा फील होता है। और तुम्हें पता है, आज सच में मैंने उन्हें तुम्हें समझकर गले लगा लिया था और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। आदि आप भी ना, आपको पता है भाभी का नेचर बहुत फ्रेंडली है। मैं नहीं मानती कि वो ऐसा कुछ सोच या कर सकती हैं। और मुझे अच्छा लगा कि आपने आज की बात के बारे में मुझे सब बता दिया। पर आदि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे भाभी पर पूरा ट्रस्ट है। आप ये सब बेकार की बातें मत सोचिए। निकिता को आदित्य की बातों का विश्वास नहीं होता और वो भी उससे कुछ ज्यादा नहीं कहता और दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। जानवी ऐसे ही आदित्य के करीब आने के बहाने ढूंढती रहती और एक दिन वो किसी बहाने से निकिता के कमरे में जाती है और वहाँ आदित्य को अकेला पाकर उससे बोलती है। आप यहाँ अकेले बैठकर बोर तो नहीं हो रहे ना? आप यहाँ निकी से कुछ काम था क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ आपसे कुछ कहने आई थी। उम्मीद है कि आप जरूर समझेंगे। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है। मुझे लगता है आदित्य कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। पता नहीं, पर मेरे दिल में तुम्हें लेकर बहुत सारी फीलिंग्स है, सच कह रही हूँ। ये सब तो मुझे आपके रवैये से ही पता चल गया था, लेकिन आप जैसा सोच रही हैं वो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। और मेरी मानिए तो आपको अपनी सीमाएं पार नहीं करनी चाहिए। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। उसकी बातों से गुस्सा होकर जानवी वहाँ से चली जाती है। तभी आदित्य अपना और निकिता का सामान लेकर वहाँ से जाने लगता है और उसे ऐसे जाता देखकर सभी लोग हॉल में आते हैं और समीर बोलता है। क्या हुआ जीजा जी, ससुराल की खातिरदारी पसंद नहीं आई क्या, जो ऐसे घर से जा रहे हो? निकिता चलो, मुझे लगता है अब घर जाना ही बेहतर होगा। पर आदि ऐसे अचानक से, बात क्या है ये तो बताइए। आदित्य से सारे जाने का कारण पूछने लगते हैं और वो भी सबको सच बताता है और उसकी बातें सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी जानवी अपने आप को बचाने के लिए रोते हुए बोलती है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकते हैं। निकिता, भला मैं इनसे ऐसा क्यों कहने लगी? मैंने इनसे ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ जीजा जी, माना जानवी सबसे हंस खेल कर बात करती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जो आप कह रहे हैं वो सच है। जानवी के आंसू देखकर सब आदित्य को ही कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन आदित्य कुछ बोले बिना ही सबकी सुनता रहता है। तभी निकिता उसकी तरफ देखते हुए बोलती है। बस कीजिए आप लोग, आप सबको भाभी ही सही लग रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, क्योंकि आदि ने मुझे ये बात पहले भी बताई थी। तब मैंने भी आप लोगों के जैसा ही रिएक्ट किया था। पर अब लगता है कि आदि गलत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे यहाँ से जाने की बात नहीं कर सकते। पर निक्की, नहीं भैया, जैसे आपको भाभी पर यकीन है वैसे मुझे आदि पर यकीन है।
अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। और भाभी, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि जब अगली बार मैं यहाँ आऊँ तो आप सुधर चुकी हों। इतना कहकर वो आदित्य के साथ अपने मायके से चली जाती है और वो तीनों उसे खड़े देखते रह जाते हैं। रवीना अपने बेटे अक्षय की शादी माहिरा नाम की खूबसूरत लड़की से करवा रही होती है, जो कि बहुत समझदार और संस्कारी थी। तभी पंडित जी बोलते हैं, आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ। सच में पंडित जी, मेरे बच्चों की शादी आपने पूरी विधि विधान के साथ संपन्न करा दी। हाँ श्रीमती जी। ये सुनकर रवीना तुरंत फूड काउंटर पर पहुंच जाती है और प्लेट में लेकर खाना खाने लगती है, जिसके बाद वो मुंह में लड्डू भरकर स्टाफ से बोलती है, ए चुन्नू, खाना लगा रे, सब एक एक ले आ। जी मैडम। वहीं दूसरी ओर पंडित जी बोलते हैं, जजमान, आप सभी बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। जी पंडित जी। माहिरा आओ, पहले माँ के पास चलते हैं। अरे माँ कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। अरे हाँ माँ जी, अभी तो यही थी, शायद पानी पीने गई हो। चलो उधर चल के देखते हैं। दोनों उस तरफ जाते हैं, लेकिन रवीना वहाँ नहीं मिलती। तभी अक्षय चिल्लाते हुए बोलता है, माँ माँ, आप कहाँ चली गईं? तभी थोड़ी दूर से रवीना अपने बेटे की आवाज सुनकर टेबल पर खाना खाते हुए बोलती है, अरे बेटा, इधर हूँ मैं, इधर देख। अरे वो रही माँ जी, फूड काउंटर वाले टेबल के पास। अरे माँ, वहाँ कैसे? कहीं खाने तो नहीं गई? ये बोलकर दोनों उसके पास पहुँच जाते हैं और अपनी माँ से अक्षय बोलता है, माँ आप यहाँ? आप हम दोनों को बता देते ना, कब से आशीर्वाद लेने के लिए आपको ढूंढ रहे हैं। अरे बेटा, मैं भूख लगी थी, कब से फेरे खत्म होने का वेट कर रही थी, मुझसे रुका ही नहीं गया बिल्कुल भी। अक्षय जी, माँ जी क्या बोल रही है खाते खाते, समझ नहीं आ रहा। अरे माँ, पहले खा लो फिर बोल लेना। अपना खाना खाने के बाद वो बोलती है, अरे बेटा, मुझे भूख लग रही थी, इसीलिए मैं यहाँ जल्दी से आ गई खाना खाने। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। खैर, तुम दोनों ऐसे ही आशीर्वाद ले लो, मेरे हाथ अभी गंदे हो रखे हैं और तुम दोनों यहाँ बैठकर खाना खा लो। ठीक है माँ। इस तरह दोनों उसके पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। रवीना दूर से ही उन्हें आशीर्वाद देती है। थोड़ी देर बाद दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं और फिर सब मिलकर फोटो खिंचवाते हैं, जिसके बाद सब घर जाते हैं। रवीना अपनी बहू का गृह प्रवेश करवा के उसका स्वागत करती है। ऐसे ही अगले दिन रवीना अपनी बहू को आवाज लगाती है और वो तुरंत अपनी सास के आगे खड़ी होकर बोलती है, जी माँ जी, आप कुछ कह रही थी? हाँ बहू, वो मैं ये कह रही थी कि आज तेरी पहली रसोई है, तो जाकर बढ़िया सा खाना बना दे, कम से कम 4 से 5 तरीकों का। जी माँ जी। माहिरा रवीना की बात सुनकर किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और सब्जी काटते वक्त बोलती है, ये सासू माँ कुछ अजीब सी नहीं है। मेरी दोस्त बरखा की शादी हुई, उसकी सास ने तो पहली रसोई में उससे एक ही डिश बनवाई थी, वो भी मीठी, और मेरी सासू माँ वो तो 36 चीजों की डिमांड कर रही है और मीठा अलग से। हाय, पहले दिन ही मेरी कमर तोड़वा देंगी ये तो। तभी अक्षय ऑफिस जाते वक्त माहिरा के पास आता है और उसके गाल पर किस करके बोलता है, स्वीट हार्ट, अपना ख्याल रखना, ध्यान से काम करना, मैं जा रहा हूँ, आकर तुम्हारे हाथ का बना खाना खा लूंगा। ठीक है। हे भगवान, कितनी देर हो गई, अभी तक सिर्फ 3 चीजें बन पाई है, रसगुल्ले, पूड़ी, रायता, ये सब तो बनाना बाकी है। चलो, रायता तो झट से बन जाएगा, बस ये खीर भी जल्दी से तैयार हो जाए। अरे बहू, खाना बना या नहीं? कितनी देर हो गई? बस माँ जी, थोड़ी सी देर और, खाना काफी सारा है ना, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। जब मैं तेरी जितनी थी ना, तो मेरी सास मुझसे 10 चीजें बनवाती थी और मैं 1 घंटे में बना के रख देती थी खाना। क्यों माँ जी, आप पहले हलवाई थी क्या? क्या बोली बहू, कुछ कहा तूने? नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद माहिरा खाना तैयार करके डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। ये देखकर रवीना के जीभ बहुत ज्यादा लपलपाने लगती है और रवीना मन में बोलती है, अरे मोरी मैया, इतना सारा टेस्टी टेस्टी खाना बनाया है बहू ने, आज तो दबा कर खाऊंगी। रवीना 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकती और नॉन स्टॉप खाना खाती रहती है। वो एक एक करके सारा खाना खाती है और बोलती है, अरे बहू, जरा वो दियो मुझे, और ये सब और परोस दे मुझे। जी माँ जी, खाना कैसा बना है? अरे बहू, खाने देना, बाद में बताऊंगी। जी माँ जी, खाना तो ऐसे खा रही है जैसे 7 जन्मों की भूखी हो।
माहिरा इंतजार करती है कि रवीना का खाना कब खत्म होगा। आधे घंटे बाद जब सब अच्छे से खा लेते हैं तो वो बोलती है, हरिओम, मजा आ गया बहू। माँ जी, आपको खाना कैसा लगा? अच्छा तो बना था ना? हाँ बहू, खाना तो बहुत ही अच्छा बनाया था तूने। और खाना खाने के चक्कर में मैं तो भूल ही गई तुझसे कुछ बोलना। तू भी खाना खा लेती ना। अच्छा ये ले, तेरे लिए मेरी तरफ से तेरा पहला शगुन, सोने का हार। थैंक यू माँ जी। शाम को अक्षय वापस आता है। थोड़ी देर बाद सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, जिसे खाकर अक्षय भी माहिरा की तारीफ करते हुए बोलता है, वाओ माहिरा, बहुत अच्छा खाना बनाया है। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। इट्स सो प्रिटी, बहुत प्यारी अंगूठी है ये। अरे अब पहना भी दे उसे, पागल लड़का, मुझसे क्या शर्मा रहा है। अपनी माँ की बात सुनकर अक्षय उसे रिंग पहना देता है। वक्त बीतता है। रवीना अपना हद से ज्यादा खाना खाना कभी कम नहीं करती और वो अपनी बहू से फरमाइशें करके कुछ ना कुछ स्पेशल डिश जरूर बनवाती, जिसे बनाकर माहिरा परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने कमरे में लेटी हुई खुद से बोलती है, मुझे पहले दिन ही समझ जाना चाहिए था, जब फेरे खत्म होने के बाद मेरी सासू माँ मुझे फूड काउंटर पर मिली थी। अरे इतनी भुक्कड़, इतनी हपसन, पता नहीं कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गई। कितना खाती है, बनाते बनाते मेरे हाथ दर्द होने लग गए हैं। आज अक्षय जी को आने दो, मैं तो उनसे साफ साफ बोल दूंगी। शाम को अक्षय ऑफिस से वापस आता है और जैसे ही फ्रेश होने के लिए वो बाथरूम में जाता है तो माहिरा बोलती है, अक्षय जी, मैं बहुत तंग हो गई हूँ, मुझसे ये सब और नहीं होगा। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? अक्षय जी, माँ जी जरूरत से ज्यादा खाती हैं और फरमाइशें वो तो आसमान छूती हैं। अरे आए दिन कुछ ना कुछ नया नया डिमांड करती रहती है। देखो मैं कह देती हूँ, मेरे बस की नहीं है सारा दिन किचन में खड़े खड़े खाना बनाते रहना। अरे मेरा आधे से ज्यादा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। क्या मेरी खुद की कोई जिंदगी नहीं है? डेली डेली अजीब अजीब सी चीजें बनवाती है सासू माँ। अरे ऐसा खाना खाना इस उम्र में ठीक नहीं है उनके लिए। कल को कुछ हो गया ना, तब भी आप मुझे ही सुनाओगे, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि उन्हें समझा लीजिए। ठीक है, मैं माँ से जरूर बात करूँगा। कुछ देर बाद सब खाना खाकर जैसे ही उठते हैं, रवीना एक जोरदार आवाज वाला पाद मारती है, जिसके बाद वो सब अपने मुंह पर हाथ रखकर बोलते हैं, माँ जी, कितने गंदे बदबू फैला दी आपने। अरे आपको इतना खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो क्यों खाती हो? माँ ये क्या आपने, जी बर्दाश्त नहीं हो रहा माँ, आप इतना क्यों खाती हो? प्लीज खाना कम कर दीजिए। वो बेटा थोड़ा ज्यादा खा लिया ना, इसीलिए वो मेरा निकल गया। माँ आप प्लीज घर में अंट शंट बनवा कर मत खाया करो। देखना आप कितने बड़े बड़े परमाणु बम छोड़ रही हैं। मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। वक्त बीतता है। रवीना खाना कम नहीं करती। आधी रात में रसोई में जाकर कुछ ना कुछ जरूर खाती और कुछ ना मिले तो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करती, जिस वजह से अक्षय के बैंक से पैसे कटते जाते। अपने बैंक अकाउंट के मैसेज देखकर वो माहिरा को घर पर कॉल करके बोलता है, माहिरा और कितनी शॉपिंग करोगी तुम? अक्षय जी, भांग वांग पी ली है क्या? क्या बोले जा रहे हो? मैंने कोई शॉपिंग नहीं की, मैं तो सुबह से घर में हूँ। तो फिर तुम नहीं कर रही तो कौन कर रहा है? माँ और तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता मेरा पिन। कहीं माँ तो नहीं? जरूर माँ जी ने बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगवाया होगा। आजकल वो मुझसे इतना डिमांड नहीं करती। शाम को अक्षय ऑफिस से घर वापस आता है और वो सीधा अपनी माँ के कमरे में जाता है, जहाँ रवीना एक प्लेट में काफी सारे समोसे रख के खा रही थी। पर अपने बेटे को आता देखकर वो उन्हें छुपा लेती है, लेकिन फिर भी अक्षय बोलता है, माँ आपने जो समोसे छुपाए हैं ना, वो मुझे दे दीजिए, मैं और माहिरा मिलकर खा लेंगे। मुझे गरम समोसे की खुशबू आ रही है। अच्छा बेटा ये ले। रवीना समोसों की भरी प्लेट में से 2 समोसे उठाकर अपने बेटे को देती है, जिसके बाद वो कहता है, माँ ये सारे दे दो, आपको खाने की कोई जरूरत नहीं है। इस उम्र में आप ये सब अटरम शटरम खाओगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। और आप ये सब ऑनलाइन ऑर्डर करके खा रही हैं। आपको क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? आपको घर में माहिरा इतना बना बना कर खिलाती है, फिर भी। वो बेटा मुझे बहुत भूख लगती है तो मैं क्या करूं, इसीलिए खाती रहती हूँ इतना। मैंने बहुत सोचा कि मैं अब नहीं खाऊंगी, फिर मैंने एक बार बहू की बात सुन ली कि वो मेरी फरमाइशें पूरी कर करके परेशान हो जाती है, इसीलिए मैंने बाहर से मंगवाना शुरू कर दिया। माँ जी, आप इतने वक्त से खुद से अकेले क्यों जूझ रही हैं? अरे एक बार मुझसे कह देती
वैसे गलती मेरी भी है, मैंने भी शायद आपको गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह दिया था, मुझे माफ कर दीजिए। अक्षय जी, मुझे लगता है कि हमें माँ जी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए ताकि वो अपनी भूख पर कंट्रोल कर सके और जरूरत से ज्यादा खाना बंद कर सके। तुम सही कह रही हो माँ, आई एम सॉरी। अपने बहू बेटे की बात सुनकर वो दोनों को माफ कर देती है और अगले दिन ही दोनों रवीना को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर उसे सही डाइट बताता है और साथ ही उसे कुछ एक्सरसाइज भी करने को कहता है। ऐसा करते हुए उसे कुछ वक्त गुजरता है, जिसके बाद रवीना की भूख कंट्रोल हो जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।